हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इस सब के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो मान लीजिए आपकी सेल है और ये सेल के अंदर इनसाइड है इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड और आउटसाइड है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और ये है मान लीजिए आपकी एक सेल और ये है सेल की सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया था कि सेल के एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बीच में रेगुलर एक्सचेंजिंग चलती रहती है। क्या चलती रहती है? एक्सचेंजिंग चलती रहती है। किसकी एक्सचेंजिंग? O2, CO2, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो सेल अंदर ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, ग्लूकोज को अंदर ले लेती है, यूरिया को बाहर निकाल देती है। तो इन सारी चीजों का, ऐसी बहुत सारी चीजों का क्या चलता रहता है? एक्सचेंज चलता रहता है। और एक्सचेंज होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। अब इनका जो ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है, इन चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? एक मैकेनिज्म होगा, और मैकेनिज्म मैंने आपको दो बताए थे, एक बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था कि वो ट्रांसपोर्ट जिसमें आपको एक्सटर्नली एनर्जी ना देनी पड़े, आपको कोई बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, कोई भी एनर्जी एज अ एटीपी की फॉर्म में यूज नहीं होती है। उस सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी जो होती है, जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहे हैं उनकी जो खुद की एनर्जी होती है, उससे जो डिफ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जहां आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल को एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एक्सटर्नली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और क्यों देनी पड़ती है? यहां नहीं देनी पड़ती और यहां ऐसा क्या हो गया कि देनी पड़ती है? उसका रीजन ये है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहां किसी भी मटेरियल को उसकी लो कंसंट्रेशन से, किससे? लो कंसंट्रेशन से उसकी हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है। तो जब आप अपहिल काम करते हो, अपहिल का मतलब ये समझो कि ये मान लीजिए कोई ढलान है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन से अगर किसी चीज को आप अप टू डाउन भेजो और डाउन टू अप भेजो, तो जब आप इसको अप टू डाउन भेजोगे तो जो नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उससे अपने आप नीचे आता चला जाएगा, आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर भेजोगे तो आपको कंटिन्यूअसली क्या देनी पड़ेगी? इसको नीचे से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप अगेंस्ट द नेचुरल फोर्स काम करते हो, यानी अगेंस्ट काम करते हो, तो आपको क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। उसी तरीके से जब आप किसी चीज को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ भेज रहे हो, यानी अपहिल वर्क कर रहे हो, कैसे वर्क कर रहे हो? अपहिल वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और यहां पर मान लीजिए सोडियम आयन है, ये सेल का अंदर का हिस्सा है इनसाइड, ये सेल के आउटसाइड। आउटसाइड मान लीजिए सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर इनसाइड सेल के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन कम है। अब आप चाह रहे हो कि अंदर कंसेंट्रेशन कम है फिर भी चीजें अंदर से बाहर जाएं, यानी इस कम को और कम करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एटीपी यूज करनी पड़ेगी, और एटीपी यानी एक्सटर्नल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और उस एक्सटर्नल एनर्जी का यूज करके आप क्या करोगे? एक नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जाओगे। तो नेचुरल प्रोसेस तो ये होता है कि कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? लो टू हाई भेज रहे हो, तो अगेंस्ट द प्रोसेस काम कर रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम कर रहे हो, तो आपको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एक्सटर्नली एनर्जी आप किस फॉर्म में देते हो? एटीपी की फॉर्म में देते हो। बात समझ में आ गई? तो एक तो चाहिए एनर्जी, क्या चाहिए? एनर्जी। और दूसरा चाहिए ट्रांसपोर्टर। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल ये समझिए कि ये कोई बॉक्स है, ये क्या है? कोई बॉक्स है, और इसको आपको मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली पहुंचाना है। ठीक है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचाना है, तो आपको क्या चाहिए? एक गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, और इस गाड़ी में क्या चाहिए? डीजल चाहिए। तो जो गाड़ी है वो क्या है? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर यानी कैरियर प्रोटीन है, वो क्या है? कैरियर प्रोटीन है। तो जो डीजल है वो क्या है? उसके लिए एनर्जी। क्या है? एनर्जी। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी चीज को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हो, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हो, तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो एनर्जी, तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में। और हमें चाहिए एक ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी, एक ट्रांसपोर्ट करने वाली मशीन, और उस मशीन को यहां बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। क्या बोला जाता है? कैरियर प्रोटीन बोला जाता है। तो बात समझ में आ गई कि आपको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए
और क्या चाहिए आपको, उस सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स चैनल चाहिए, कुछ प्रोटीन चैनल चाहिए जो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो एज अ ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये जो प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन है? तो मैंने आपको बताया था मैंने आपको बेसिकली बताया था कि 3 तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं। जो ट्रांसपोर्टर होती हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती हैं, ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। देखो मैंने एक लेक्चर बना रखा है जिसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर आपने ये नहीं देखा है ना, तो आप प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें इतने सारे अमेजिंग कंसेप्ट हैं। क्योंकि बेसिकली मैंने आपको इसमें बताया है कि चैनल प्रोटीन, पंप और कैरियर प्रोटीन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको यह समझाया वहां पे। और यह भी समझाया है कि कौन से वक्त कौन सी चीजें इनमें से इस्तेमाल होंगी। अगर मान लीजिए डिफ्यूजन होगा तो ये इस्तेमाल होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो ये इस्तेमाल होगी, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो ये इस्तेमाल होगी। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने आपको वहां बता रखी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नाम से जो मैंने चैनल जो एक वीडियो बना रखी है, प्लीज उसको देख लें। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये ट्रांसपोर्टर है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ये बेसिकली 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक होता है चैनल प्रोटीन, एक होता है पंप, और एक होता है कैरियर प्रोटीन। तो अब जो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये दोनों प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं। एक तो इस्तेमाल होती है पंप और एक इस्तेमाल होती है कैरियर प्रोटीन। एक तो पंप इस्तेमाल हो रही है और कौन इस्तेमाल हो रही है? कैरियर प्रोटीन। तो देखो मैंने यहां लिखा है ना, पंप किसमें इस्तेमाल होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्टर में, और कैरियर प्रोटीन भी इसमें इस्तेमाल होती है, कैरियर प्रोटीन भी इस्तेमाल होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक तो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में अंतर क्या है वो समझिएगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसमें जो एनर्जी यूज की जा रही है एटीपी की फॉर्म में, इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज करते हैं। तो एक तो इसमें एटीपी का डायरेक्टली यूज होता है, दूसरा इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज हो रही है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो यूज होती है वो होती है पंप। कौन सी? पंप, यानी कि ये वाली। कौन सी? ये वाली। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन में ये लगी है पंप। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन में ये क्या लगी हुई है? ये पंप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ये पंप लगी हुई है, पंप लगी हुई है। अब मान लीजिए कि सेल का ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। ठीक है, अब सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन हमको पता है कम होती है, और सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी अगर हमें ये सोडियम यहां अंदर से बाहर भेजना है, अंदर से बाहर कहने का मतलब ये है कि उसकी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ भेजना है हमें, और क्या करवाना है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना है। क्या करवाना है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है। तो हम इस पंप का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस पंप का इस्तेमाल करेंगे। और ये पंप क्या करेगी? एटीपी को यूज करते जाएगी और इस सोडियम को बाहर फेंकते जाएगी। तो आप यहां देख पा रहे हैं एटीपी का डायरेक्टली यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पंप यूज हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो जो दूसरा वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा सा है, मतलब मजा सा आ जाएगा सुन के आपको इसकी कहानी। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये बेसिकली जिस कैरियर, ये इसमें कौन सी, देखो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या यूज हो रही थी? ये पंप यूज हो रही थी। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें यूज होती है कैरियर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? कैरियर प्रोटीन्स। और कौन सी कैरियर प्रोटीन के भी कई टाइप होते हैं। कैरियर प्रोटीन देखो होती है 3 तरह की। एक का नाम होता है यूनिपोर्टर, एक का, और दूसरी और तीसरी का नाम होता है सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो यूनिपोर्टर होती है ये तो बेचारी यूज होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। किसमें? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो ये तो हमारे काम के भी है नहीं, हम समझ रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तो कैरियर प्रोटीन यूज होगी, और उस कैरियर प्रोटीन का नाम क्या होगा? सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। दूसरी इसकी जो खास बात है वो ये होती है कि सेकेंडरी एक्टिव
ट्रांसपोर्ट में जो एटीपी होता है वो डायरेक्टली यूज नहीं होते, वो डायरेक्टली यूज नहीं होते, एक इनडायरेक्टली एनर्जी यूज होती है। क्या यूज होती है? इनडायरेक्टली एनर्जी यूज होती है। इनडायरेक्टली एनर्जी यूज होती है किसकी? इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो एनर्जी होती है, या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ये एटीपी की एनर्जी थी, ये वाली, ये यहां इनडायरेक्टली यूज होती है। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी जब तक मैं किसी एक एग्जांपल से नहीं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए उस एग्जांपल को ही हम यूज कर लेते हैं, चलिए इस्तेमाल करते हैं। हमें पहले आपको सिंपल, मैंने बताया था दो डिफरेंस समझो पहले तो तुम, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तब हम आगे चलेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो था उसमें एटीपी डायरेक्टली यूज होते थे और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सी थी? पंप, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होते, इनडायरेक्टली यूज होते हैं। बस इतना सुन लो अभी कि इनडायरेक्टली यूज होते हैं। और यहां पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कौन सी है? कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। यहां पे पंप तो यहां पे कैरियर प्रोटीन, यहां पे एटीपी का डायरेक्टली यूज तो यहां पे एटीपी का इनडायरेक्टली यूज, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये आपको बात समझाने को रह गई है कि एटीपी का इनडायरेक्टली यूज कैसे होता है, इनडायरेक्टली कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी को यहां इनडायरेक्टली यूज करते हैं, उसको समझिए एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेके हम चलेंगे सिंपोटर कैरियर प्रोटीन का, और एक एग्जांपल लेके चलेंगे हम एंटीपोटर कैरियर प्रोटीन का, ठीक है। दोनों का एग्जांपल लेके चलेंगे, चलो सॉरी, ठीक है। अब वो होता क्या है, इसका जो एग्जांपल है वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल ये समझिए कि ये आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? आपकी एक सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है जिसका नाम है को ट्रांसपोर्टर, सॉरी सिम्पोर्टर, जिसका नाम क्या है? सिम्पोर्टर। तो ये एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? सिम्पोर्टर। देखो बेसिकली क्या होता है, सिम्पोर्ट में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं और दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि एंटीपोटर में क्या होता है, इसमें भी दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल जाता है लेफ्ट टू राइट तो दूसरा मॉलिक्यूल जाता है राइट टू लेफ्ट। तो ये एक तो बेसिक डिफरेंस समझिए। सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल, वन या ए और बी, दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि एंटीपोटर में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे मूव करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए सिम्पोर्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो सिम्पोर्टर में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे, कौन से? सोडियम और ग्लूकोज, और इनका क्या होगा? को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मतलब एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में। अब दो खास बात जो है वो क्या है वो समझिए, वो सुनिए। सपोज करिए कि यहां जो सोडियम है ये आउटसाइड है, ये सेल का क्या है? आउटसाइड है, ये सेल का इनसाइड है। अब सेल के आउटसाइड में सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और इनसाइड में सोडियम की कंसेंट्रेशन कम होती है, ठीक है। और सेल के बाहर मान लीजिए ग्लूकोज की जो कंसेंट्रेशन है वो मान लीजिए कम है, मान लीजिए क्या है? कम है, और अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, ये सिम्पोर्टर जो प्रोटीन होती है ये इस सोडियम को और इस ग्लूकोज को दोनों को एक साथ ट्रांसपोर्ट करेगी। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी ये सुनिए। ये सोडियम इस सिम्पोर्टर प्रोटीन से यहां बाइंड होगा, यहां बाइंड होगा। अब वो सोडियम कहां जा रहा है, सोडियम की यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां क्या है? हाई कंसेंट्रेशन है, और यहां क्या है? लो कंसेंट्रेशन है। तो सोडियम जाएगा अपने हाई से लो, कहां जाएगा? सोडियम जाएगा अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में, यानी सोडियम जाएगा डाउनहिल। कैसे जाएगा? डाउनहिल। तो जब सोडियम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो ये एक एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी, वही एनर्जी इस ग्लूकोज को इसके कहां भेजेगी? लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, यहां जोड़ के। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो यहां तुमको लग रहा होगा अभी एटीपी की एनर्जी तो यूज ही नहीं हुई, यहां तो कोई दूसरी एनर्जी यूज हुई है। तो मैंने वही कहा था कि एटीपी की एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होती, इनडायरेक्टली यूज होती है। उस इनडायरेक्टली को भी मैं भी समझाना बाकी है, वो सुनो। अभी आप ये समझो कि यहां सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, यहां सोडियम की कंसेंट्रेशन कम थी, यहां ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम थी और ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा थी। सोडियम कहां जा रहा है? डाउनहिल, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। जब ये हाई से लो जाएगा तो सोडियम क्या रिलीज करेगा? एनर्जी, सॉरी, जब ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाएगा तो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। और यही एनर्जी का इस्तेमाल करके
हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को भेजेंगे उसके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अब होगा क्या, बेसिकली ये प्रोटीन जो है ये ऐसे करके रोटेट करेगी, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करेगी इस तरीके से, तो अब क्या करेगी, यहां सोडियम इससे चिपका हुआ है और यहां इससे ग्लूकोज चिपका हुआ है, अब क्या कर देगी, दोनों को इधर फेंक देगी, दोनों को क्या कर देगी, इधर फेंक देगी, सोडियम को भी इधर फेंक देगी और ग्लूकोज को भी यहां फेंक देगी। तो दोनों का एक साथ ट्रांसपोर्ट हुआ, दोनों का एक साथ ट्रांसपोर्ट हुआ, तो ये को ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। अब देखो एनर्जी भी यहां यूज हुई है किसके, सोडियम के डाउनहिल मूवमेंट से। अब यहां तुमको यह समझना है कि एटीपी इनडायरेक्टली यूज कैसे हुए, इनडायरेक्टली यूज कैसे हुआ वो सुनो। एक बात बताओ, यहां सोडियम की हाई कंसंट्रेशन और यहां सोडियम की लो कंसंट्रेशन, ये पॉसिबल कैसे हुई होगी, ये पॉसिबल हुई है बेसिकली पंप की हेल्प से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। ये देखो, ये मैंने आपको पंप पढ़ाया था कि पंप क्या करता है, अंदर से सोडियम को बाहर भेजता है, अंदर से सोडियम को बाहर भेजता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और इसमें क्या यूज करता है, एटीपी। तो इस एटीपी ने क्रिएट किया सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सोडियम बाहर ज्यादा और अंदर कम, ये किसकी हेल्प से हुआ था, एटीपी की हेल्प से भी तो हुआ था। और जब ये ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हुआ, जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हुआ, तो सोडियम का कहां गया, डाउनहिल गया, और डाउनहिल गया तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो इसने रिलीज कर दी, और वही एनर्जी की हेल्प से ग्लूकोज कहां से गया, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। समझ में आया, समझ में आया कि कैसे यहां एनर्जी इनडायरेक्टली यूज होती है एटीपी की, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी इनडायरेक्टली यूज होती है। ओके, अब बात करते हैं एंटी ट्रांसपोर्ट की, एंटी कैरियर प्रोटीन की, ठीक है। उसका भी सेम कंसेप्ट है। सपोज करो ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है। यहां दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसका जो एग्जांपल है बेसिकली वो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सेम कंसेप्ट है यहां भी। देखो यहां सोडियम सेल, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। बाहर है तो यहां सोडियम क्या होगा, ज्यादा, और ये अंदर है तो यहां सोडियम क्या होगा, कम होगा। और यहां क्या होगा, कैल्शियम, मान लीजिए बाहर क्या है, ज्यादा, और अंदर क्या है, कैल्शियम कम। इस बार दोनों चीजें बाहर ज्यादा हैं और क्या है, अंदर कम। अब देखो होगा क्या, सोडियम कहां से कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सोडियम कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, और जब जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और इस एनर्जी की हेल्प से, इस एनर्जी की हेल्प से हम इस कैल्शियम को कहां भेजेंगे, इसकी लो कंसंट्रेशन से इसकी हाई कंसंट्रेशन की तरफ। बात समझ में आई, यहां सोडियम ज्यादा था, यहां सोडियम कम था, सोडियम हाई टू लो गया तो एनर्जी रिलीज हुई, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इस कैल्शियम को इसकी लो कंसंट्रेशन से कहां भेजेंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी ट्रांसपोर्ट हो गया। एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं हुआ, डाउनहिल वाली एनर्जी, जो सोडियम की जो डाउनहिल एनर्जी थी उसकी हेल्प से हमने इस कैल्शियम को यहां से यहां भेजा है। और जो प्रोटीन इस्तेमाल हो रही है, जो यहां प्रोटीन की इस्तेमाल हो रही है, उसका नाम है एंटीपोर्टर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, एंटीपोर्टर प्रोटीन। बात समझ में आई। अब फिर वही बात कि एटीपी का इनडायरेक्टली यूज समझाइए कैसे, तो अगेन वही बात, ये सोडियम जो था इसका, ये सोडियम बाहर ज्यादा हुआ कैसे, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा कैसे हुआ, सोडियम पंप की हेल्प से। तो सोडियम पंप जब ने वर्क किया होगा तब उसने एटीपी यूज किया होगा, और तब उसने ये सोडियम का कंसंट्रेशन यहां बढ़ा दिया होगा। और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हुआ तो सोडियम अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन गया, इसने एनर्जी रिलीज करी जो इसके पास स्टोर थी, और उस एनर्जी की हेल्प से हमने इस कैल्शियम को कहां भेज दिया, बाहर भेज दिया, यानी उसकी लो कंसंट्रेशन से कहां भेज दिया, उसकी हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज दिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होने वाली कैरियर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया कि यूनिपोर्ट और सिम्पोर्टेंट एंटीपोर्ट दो तरह की होती हैं। यूनिपोर्ट जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज होगी, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट किस में यूज होंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। बात समझ में आ गई। और पंप किस में यूज होगी, एक और तरीका, एक और होती है प्रोटीन जिसका नाम होता है पंप, वो किस में यूज होगी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव बताया था एटीपी डायरेक्टली यूज होगी, और सेकेंडरी एक्टिव में एटीपी इनडायरेक्टली यूज होगी। नोट से आपके सामने है, ओके। एक और तरीका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जिसको हम बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। और ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो होता है ये दो तरह का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इसको समझ लेते हैं।
तो ये क्या है, वेसिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का तीसरा तरीका है। दो तो हमने पढ़ लिए थे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, तीसरा तरीका, और इसके दो पार्ट्स हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ना तो लिपिड लेयर से डिफ्यूज होके जा सकते हैं, ना ही प्रोटीन चैनल के थ्रू होके जा सकते हैं, और वो साइज में बहुत लार्ज हैं। साइज में क्या है, इतने लार्ज हैं कि वो ना तो लिपिड लेयर के थ्रू जा सकते, ना प्रोटीन लेयर के थ्रू जा सकते। तो उनके लिए हमने एक तीसरा मेथड यूज किया जिसका नाम है वेसिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके दो तरीके हैं। अगर किसी ऐसी चीज को हमें सेल के अंदर भेजना है, इनसाइड भेजना है, तो हम जिस प्रोसेस को यूज करेंगे उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और हमें किसी भी चीज को आउटसाइड भेजना है, सेल से बाहर भेजना है, इस लार्ज मॉलिक्यूल को अगर हमें सेल से बाहर भेजना है तो हम उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ओके, इसमें क्या होता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा, सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो उसको रिसीव करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर क्या होगा, सेल के अंदर एक इन्वेजिनेशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक इन्वेजिनेशन क्रिएट होगा। अब जब ये इन्वेजिनेशन क्रिएट होगा तो उसमें एनर्जी का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा, ठीक है, इसलिए ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंट किया जाता है। अब ये इन्वेजिनेशन होगा तो इस इन्वेजिनेशन के अंदर क्या होगा, वो जो भी सब्सटेंस होगा वो इन्वेड कर जाएगा, और इन्वेड करके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसोम। और एंडोसोम बना के उसको क्या कर देंगे, सेल के अंदर डिफ्यूज कर देंगे, और इस तरीके का जो इन्वेजिनेशन होगा वो क्या कर देगा, वापस सेल में सेल मेम्ब्रेन को ज्वाइन कर लेगा, और सेल मेम्ब्रेन हमारी लीक नहीं होगी या बस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये था एंडोसाइटोसिस। सिमिलरली अगर कोई वेस्ट मटेरियल है जो लार्ज साइज का है जिसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है, या कोई प्रोटीन है या कोई हार्मोन है जो लार्ज साइज का है जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी से बाहर, तो हम क्या करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, उसकी पैकिंग करके क्या करेंगे, उसको हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज करेंगे। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज हो जाएगा, और डिफ्यूज होने के बाद इस जो भी से सब्सटेंट है, कंटेंट है, इसको हम बाहर डिफ्यूज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और सेल मेम्ब्रेन जो थी हमारी उसको वापस क्या करेंगे, लाइगेट कर लेंगे, वापस उसको क्या कर लेंगे। ये सेल के अंदर जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसकी हेल्प से हम ये जो सेल है, ये वापस अपने आप, मेम्ब्रेन है, ये वापस अपने आप को क्या कर लेगी, रिजॉइन कर लेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।